हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़नी है, इसके यूनिट 3 के सेक्शन ए जिसके अंतर्गत ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन परहा सिस्टम अर्थात जनजातीय प्रशासन के अंतर्गत परहा व्यवस्था को हमें पढ़ना है। तो इस विषय को जब हम प्रारंभ करेंगे तो हमें ये जानना होगा कि परहा व्यवस्था का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कैसे विकसित हुआ और आगे चलकर परहा की व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हैं जो जनजातीय प्रशासन का अभिन्न अंग है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में झारखंड में सामाजिक एवं प्रशासकीय नियम जातिगत परंपराओं पर आधारित थे, किंतु अपने प्रव्रजन मार्ग में ये जनजातियां जिन जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संपर्क में आई उनका प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव के अधीन इन्होंने प्रारंभ में जो नियम आदि बनाए वही कालांतर में जनजातीय पंचायतों के आधार बने। दीर्घकाल तक अनेक परिवर्तनों से गुजरने के बाद इन पंचायतों ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। समय समय पर यहाँ के जनजातीय एवं गैर जनजातीय शासक वंशों ने स्थानीय परंपराओं एवं बाह्य प्रभावों के आधार पर अपने शासन तंत्रों का निर्माण किया, साथ ही उसका संवर्धन और परिवर्तन भी किया। पूर्व मध्यकाल तक झारखंड में प्रशासन तंत्र की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। दरअसल झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और स्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। उनका बनाया खेत खुटकट्टी खेत और उनका बसाया गांव खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। खेत बनाने वाले खुटकट्टीदार कहे जाते थे। खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता था। यह कहा जा सकता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक खोट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी तो खुटकट्टीदारों ने आसपास में ही नए नए गांव बनाने लगे। ये गांव नए जरूर थे, किंतु इन गांवों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खुटकट्टीदार गांवों से ही होता था। ऐसे गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खुटकट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर आगे चलकर परहाओं का निर्माण हुआ। छोटानागपुर खास एवं सिंहभूम की शासन व्यवस्था
चेरों की शासन व्यवस्था से पर्याप्त मिलती जुलती थी। जो भी भिन्नताएं थी वह स्थानीय कारणों से थी। प्रशासन की नींव परहा पंचायतों पर आधारित थी। ये पंचायतें ग्राम के विवादास्पद मामलों का निपटारा करती थी। पंचायतों का निर्णय सभी को मान्य होता था। जमींदारों का उत्थान होने पर इन पंचायतों का महत्व और बढ़ गया। कृषक वर्ग पूर्णतया जमींदारों के अधीन थे तथा प्रशासन में उनकी भूमिका नगण्य थी। जमींदारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से प्रशासन में इनकी भूमिका बढ़ती चली गई। साथ ही प्रशासन के स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया, किंतु फिर भी अधिकांश कर्तव्यों का निर्वाह परहा पंचायत ही करती थी। दरअसल झारखंड की जनजातियों के बीच परंपरागत पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों में पाई जाती है, जिनके बीच पारस्परिक समन्वय होता है। जनजातीय गांव प्रायः 1 से अधिक टोलों में विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक टोले के लिए एक पंचायत होती है, जो टोला पंचायत कहलाती है। टोले के बड़े बूढ़े व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। जब कभी टोला में लड़ाई, झगड़ा या कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो टोले पंचायत की बैठक बुलाकर उसका निपटारा कर दिया जाता है। इस टोले पंचायत का अधिकार क्षेत्र केवल टोले तक ही सीमित होता है। टोला पंचायत के बाद इसकी दूसरी अवस्था ग्राम स्तर पर होती है। ग्राम स्तर पर पंचायत को हातू पंचायत कहा जाता है, जहां पूरे गांव के लड़ाई झगड़ों तथा सामाजिक अपराधों की सुनवाई की जाती है। गांव में परिवार विभाजन, संपत्ति का बंटवारा, विवाहित कन्या की विदाई का विवाद, पति पत्नी का तलाक, अपहरण, भूत या डायन झगड़ा आदि विषयों से संबंधित विवादों का निपटारा हातू पंचायत में किया जाता है। इसके साथ साथ टोले पंचायत की फैसले के विरुद्ध भी हातू पंचायत में अपील की जाती है। हातू पंचायत अपराधियों को अपराध के अनुसार सजा देती है। छोटे छोटे अपराधों के लिए प्रायः जुर्माना किया जाता है। बड़े अपराधों के लिए स्थायी अथवा सामाजिक निष्कासन का प्रावधान होता है। अस्थायी निष्कासन में व्यक्ति को निर्देशों को क्षतिपूर्ति तथा पंचों को भोज देकर पुनः स्थान प्राप्त करने का प्रावधान होता है। इसकी तीसरी अवस्था में परहा पंचायत होती है। ग्राम की परिधि से बाहर के झगड़ों तथा अपराधों का निर्णय पाड़ा या परहा पंचायत द्वारा
किया जाता है। इस परहा पंचायत का गठन सुविधानुसार 3, 5, 7 या उससे भी अधिक 12, 21 और कभी कभी तो 84 गांवों को मिलाकर किया गया था। इन बड़ी परहा पंचायतों का सभापतित्व चुने हुए परहा राजा द्वारा किया जाता है। परहा राजा का निर्णय सभी को मान्य होता है। इस परहा राजा के द्वारा जंगल के अधिकार संबंधी निर्णय भी दिए जाते हैं। परहा राजा के अधीन परहा मुंडा, महतो इत्यादि पदों की व्यवस्था होती है, जिससे न्याय व्यवस्था तथा इसके संचालन में अत्यधिक सुगमता होती है। परहा पंचायतें झारखंड के जनजातीय बाहुल्य वाले लगभग सभी क्षेत्रों में विद्यमान होती है। कीलियों की संख्या में, कीली का अर्थ होता है गोत्र, हर प्रत्येक जनजातियों की अपनी अपनी गोत्र होती हैं, जिसे हम कीली भी कहते हैं। तो कीलियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ ग्रामों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। मुंडा इलाकों में आपस में संबद्ध गांव परहा कहलाए। प्रारंभ में परहा पंचायत को कहा गया, किंतु धीरे धीरे परहा सामाजिक व प्रशासनिक संगठन की इकाई बन गया। इन परहाओं को मिलाकर ही कालांतर में राजाओं ने राज्य का संगठन किया। उन्होंने परहा संगठन एवं अन्य जनजातीय संस्थाओं का अस्तित्व बनाए रखते हुए विशाल राज्य स्थापित किए। वर्तमान में यद्यपि प्रशासनिक क्षेत्र में परहा के अधिकांश कार्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिए, किंतु सामाजिक क्षेत्र में परहाओं के कार्य आज भी यथावत दिखाई देते हैं। चेरो शासकों द्वारा स्थापित परहा संगठन को नागवंशियों ने भी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। राजा इन परहाओं से करों की वसूली करते थे। नागवंशियों ने परहा संगठन में यद्यपि कोई परिवर्तन नहीं किया, किंतु परहा का नाम अवश्य परिवर्तित कर दिया। परहा को पट्टी का नाम दिया गया। परहा की कार्यकारिणी व न्यायपालिका संबंधी सत्ता पंचायत में निहित थी। पंचायत का एक स्थायी अध्यक्ष तथा एक स्थायी अधिकारी होता था। कुछ क्षेत्रों जैसे कि भुईहर में पंचायत स्थायी संस्था थी, जबकि अन्य क्षेत्रों तथा खुटकट्टी परहा में पंचायत अस्थायी थी। मध्यकाल में इन पंचायतों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था तथा यह एक प्रजातांत्रिक संस्था थी। परहा के सभी सदस्य पंचायत की बैठक में सम्मिलित होते थे। परहा पंचायत का प्रमुख अधिकारी परहा राजा होता था। उसकी सहायतार्थ अन्य अधिकारी जैसे
दीवान, ठाकुर, सिपाही एवं पांडे होते थे। परहा राजा ही पंचायत की बैठकें आयोजित करते थे। पाहन या कार्तोपरहा के भोज में बलि चढ़ाता था। साकोम हेरनी, ये जो समुदाय है ये पत्तल बनाने वाले समुदाय होते थे। चारा चाटी, ये समुदाय दोना बनाने वाले होते थे। आदि के पद भी वंशानुगत होते थे। प्रत्येक परहा का नामकरण उस गांव के नाम के आधार पर होता था जिस गांव में परहा राजा रहता था। परहा राजा गांव के मुकदमे सुनता था। सभी सदस्य वादी प्रतिवादी की बातें सुनते थे तथा अंततः परहा राजा निर्णय देते थे। आपसी सामान्य झगड़ों में निजी पंचायतें भी बुलाई जा सकती थी। सामान्यतया प्रत्येक पक्ष अपनी किली से अर्थात गोत्र से पंच चुनता था। दोनों ओर के पंच मिलाकर एक सरपंच चुनते थे। सरपंच के फैसले से संतुष्ट ना होने पर जमींदार या राजा की पंचायत में शरण ली जाती थी। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश से पूर्व राजनीतिक अराजकता के कारण प्रशासन तंत्र लगभग छिन्न भिन्न हो गया था। ब्रिटिश काल में प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, किंतु झारखंड में राजाओं एवं जमींदारों की सहायता से अप्रत्यक्ष शासन चलाने की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति पूर्णतया विफल रही। ऐसे में एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, किंतु अनेक प्रयासों के बावजूद जनता असंतुष्ट रही। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति में यहाँ की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रांति के उपरांत किए गए प्रशासनिक सुधारों के बावजूद छोटा नागपुर में अशांति बनी रही। सरकार को भी यह स्पष्ट हो गया था कि भूमि विवादों को निपटाए बिना यहां शांति स्थापित कर पाना असंभव था। निसंदेह परहा पंचायत ने यहां शांति स्थापना एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से हमने देखा कि झारखंड के जनजातीय प्रशासन में परहा पंचायतों की भूमिका कैसी थी। परहा पंचायतें मूल रूप से जनजातियों द्वारा उनके स्थायी रूप से बसाहट के पश्चात धीरे धीरे विकसित हुई। सबसे पहले मुंडा जनजातीय क्षेत्रों में आकर बसे। उन्होंने जंगली जमीन को साफ किया और उस पर अपने खेत का निर्माण किया, तो ये खुटकट्टीदार कहलाए। इन खुटकट्टीदारों ने धीरे धीरे गांव का निर्माण किया और गांव के निर्माण के बाद इन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया। इसी कड़ी में परहा पंचायतों का अस्तित्व
आया, जो मूल रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। इसके प्रारंभिक स्तर पर छोटे छोटे टोलों का एक पंचायत होता था, जिसका मुखिया गांव के बुजुर्ग व्यक्ति अथवा प्रधान होते थे। उससे ऊपर जो पंचायत होती थी वह ग्राम स्तर की होती थी, जिसमें अनेक टोले सम्मिलित होते थे, जिसे हातू पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। हातू पंचायत के प्रधान को मुंडा कहा जाता था। इस पंचायत में टोला पंचायत के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। ये सामान्यतः ग्राम में स्थित टोलों की समस्याओं और शिकायतों का निष्पादन किया करते थे। इसके अंतिम स्तर पर जो पंचायत होती थी वह ही परहा पंचायत कहलाती थी। परहा पंचायत के अंतर्गत अनेक ग्राम मिलकर एक परहा का निर्माण करते थे, जिसमें अनेक गांवों के विवादों का निपटारा किया जाता था। इस जनजातीय प्रशासन का नींव काफी प्राचीन समय से चली आई, जिसको चेरो नागवंशी शासकों के द्वारा भी निरंतर संवर्धित किया जाता रहा। इसके मूल स्वरूप को कभी बदला नहीं गया, लेकिन इसमें समय समय पर आंशिक संवर्धन होता रहा। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि परहा व्यवस्था जनजातीय ग्राम प्रशासन की रीढ़ मानी जाती है। इन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना की, बल्कि अनेक प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में इन्होंने महत्ती भूमिका का निर्वहन भी कुशलतापूर्वक किया। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इसके बावजूद आपको इस विषय से कोई समस्या हो या कुछ समझ में ना आया हो, तो आप हमसे हमारे कमेंट्स में सवाल दे सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। और आज के लिए हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।